हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी द्वारा आयोजित वन रक्षक है ना, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का जो वन विभाग और जेल विभाग का जो एक कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हुआ था 6 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पेपर सेट किया था एमपी ईएसबी ने, अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट किया था। ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो एसएससी लेवल में आता है, ठीक है। उसके बाद ये एक आयु वाला क्वेश्चन है ना, एज रिलेटेड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी में भी आजकल इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं प्री में, ठीक है। ये समरूपता पर आधारित प्रश्न है त्रिभुज का, जो एसएससी में आता है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज पर एक अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर है, सॉरी। उसके बाद ये हमारा एक संकेंद्रीय वृत्तों वाला क्वेश्चन है। एक ये दौड़ का क्वेश्चन है। दौड़ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एसएससी में। परसेंटेज पे ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद ये नंबर सिस्टम पे आधारित एक क्वेश्चन है। ये भी नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन है, बहुभुज वाला, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। उसके बाद ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग हमारे यहाँ पर ये 23 क्वेश्चन है। इसमें आए हैं 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो थे जिनमें डेटा कुछ इनकरेक्ट था और इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमें वैल्यू जो है, क्वेश्चन में वैल्यू हमें a माइनस 1/a की वैल्यू दी हुई है। हमसे a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं a क्यूब माइनस 1/a क्यूब में जब मैं a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे a की पावर 6 का मान मिलने वाला है, ठीक है। और यहां पर हम इस माइनस वाले a माइनस 1/a से ये a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तो हम इजीली निकालना जानते हैं, है ना। या नहीं भी जानते तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब निकालना ये एक महाभारत है ना। इसको निकालने के लिए हमें पहले a प्लस 1/a का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन है हमारा a माइनस 1/a इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूँ उसको निकाल के हम साइड कर लेते हैं। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, है ना, इन ब्रैकेट a माइनस b, है ना। ये हो गया किसका फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3। देखिए a से a कट गया तो कितना बचा, 1। और 1 माइनस a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कितना रख लूंगा, 3। तो कितना हो गया, 27। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए 3 3 से कितना हो गया, 9। माइनस का है, जब हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36। तो हमें यहाँ पर a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तो मिल गया, 36 वैल्यू आ गई है। हमें अब निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, है ना। तो मुझे a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर मुझे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए और उसमें मैं प्लस 2 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्योंकि ये 2ab बनेगा ना, 2ab, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 अगर मिल जाए तो मुझे वो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 9। तो यहाँ से पता चलेगा मुझे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 11 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 13। और इसको मैं लिखूंगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और बराबर में ये कितना हो जाएगा, √13 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो a प्लस 1/a बराबर आ गया है मेरा √13, ठीक है। अब मैं यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं एक पेज पे और चला जाता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं हम, a प्लस 1/a बराबर आ गया था मेरा √13। तो मैं लिख लेता हूँ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b और बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए √13 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13√13, ठीक है। √13 का क्यूब का मतलब क्या है, √13 इंटू √13 इंटू √13। तो √13 में √13 का गुणा किया तो कितना आ गया, 13, और ये कितना बचा है √13। तो मैं क्या लिख लिया, 13√13।
13 है ना। तो ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, देखिए +3 ये कट गया, और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, √13, बराबर में कितना हो जाएगा 13√13। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको पूरा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से अगर a प्लस 1/a बराबर √13 है, तो जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो सीधे a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, और अभी एग्जाम को समय भी कम बचा है, तो एक ज़्यादा नई चीज़ सिखाना मुश्किल है। बेसिक जो आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उसको सिखाना ज़्यादा इजी होता है। तो ये हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। समय भी हमारे पास बहुत होता है, 2 घंटे का समय होता है एग्जाम में, ठीक है। तो √13 में से 13 में से 3 √13 गए तो कितना बचा, 10√13। अब हमारे पास यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता चल गई हैं, a³ माइनस 1/a³, इसकी वैल्यू आई थी 36, और a³ प्लस 1/a³, इसकी वैल्यू आई है 10√13, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए a³ में a³ का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a⁻6 माइनस, जब a³ का गुणा 1 माइनस, जब 1/a³ में होगा तो कितना हो जाएगा, -1, प्लस जब इस 1/a³ का गुणा a³ में होगा तो कितना जाएगा, +1, और जब इस 1/a³ का गुणा -1/a³ में होगा तो -1/a⁻6, और यहाँ दोनों तरफ जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 36 थी तो इंटू 36 भी रहेगा साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360, और ये कितना हो जाएगा √13। तो ये -1 से +1 कट गया, a⁻6 माइनस 1/a⁻6 कितना आ गया, 360√13, ठीक है। तो इस तरीके का इस लेवल का पेपर आया था हमारा वन रक्षक और जेल प्रहरी में, जिसके आंसर दे पाना इतना आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो, जिसने मॉक टेस्ट लगाए हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, उसके ही बस का ये क्वेश्चन है ना। आजकल एसएससी में, सीजीएल में प्री लेवल में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्री लेवल में भी इससे आसान क्वेश्चन आते हैं जो एमपी में अभी जेल प्रहरी वगैरह के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 360√13, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो एक बार फिर क्वेश्चन को थोड़ा बैक लेकर जाओ, दोबारा देखो, है ना। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताओ, लेकिन आपको इसी लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं इसको छोड़ सकते कि यार ये तो बहुत टफ है, नहीं आएगा या हमसे बन नहीं रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनकी आयु का वर्तमान औसत 70 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु में कितना अंतर था, ठीक है। जैसे दो व्यक्ति हैं तो अगर जैसे मान लो एक ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष बाद भी तो उनके बीच में 5 वर्ष का अंतर ही रहेगा। जैसे एक व्यक्ति है 15 का और एक है 25 का, 2 व्यक्ति हैं, उनमें कितने का अंतर है, 10 वर्ष का है। जब वो 5 वर्ष बाद जब देखेंगे तो ये वाला जो बी है वो 30 साल का हो जाएगा, लेकिन ए कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तब भी अंतर कितने का बचा रहेगा, 10 वर्ष का ही बचा रहेगा। तो ये जो आखिरी वाली लाइन है, तो 10 वर्ष पूर्व ए तथा सी की आयु में कितना अंतर था, इसका कोई मतलब नहीं है। आज के समय में वर्तमान में जो अंतर है वही अंतर उनका 10 वर्ष पूर्व भी रहेगा, 10 वर्ष बाद भी रहेगा, मरते दम तक रहेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हमारा देख लें हम पहले कि ए बी सी की अनुपात क्रमशः कितना है, 2, 3 और 5। तो इनका अनुपातिक योग कितना हो गया, 2, 3, 5 और 5 10, अनुपातिक योग हो गया है 10, और उनकी आयु का योग कितना होगा, देखिए औसत कितना है 70, तो आयु का योग कितना होगा 210। तो एक पे वैल्यू कितनी आ गई है 21। हमसे पूछा है बी और सी की आयु का अंतर, तो बी और सी के अनुपातिक अंतर कितना है, बी और सी में अनुपातिक अंतर कितने का है, 2 का, और एक पे वैल्यू कितनी आई 21, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 42 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम। तो कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़े बड़े हैं, वो बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन है, उनकी ट्रिक नहीं होती है, उनको हम रिलेट नहीं कर सकते हैं ना, ट्रिक बोलना तो गलत है। उनके कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होते, लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, उनको हमें बेसिक से सॉल्व करना ही पड़ता है। तो एडवांस के क्वेश्चन को तो आपको करना पड़ेगा, बाकी अर्थमेटिक क्वेश्चन देखिए हम ऐसे आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा x⁻b अपॉन में x⁻c होल पावर b प्लस c माइनस a। ऐसे ही x⁻c अपॉन में x⁻a होल पावर c प्लस a माइनस b इंटू x⁻a
अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये सारे गुणे में है तो कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक्स की पावर m अपॉन में एक्स की पावर n, जब बेस समान हो, है ना, बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m माइनस n। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। प्लस एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, जब बेस समान हो तो घातें गुणे में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका लिखेंगे हम एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ ले कि यदि बेस समान हो तो घातें घट जाती हैं। जैसे x की पावर ही m थी और x की ही पावर n थी, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाइड बनेगा x की पावर m माइनस n। ठीक है, m माइनस n, घातें घट गई। और जब गुणे के रूप में लिखी हो, बेस समान है, x की पावर m x की पावर n, दोनों x की पावर है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ। देखिए जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या है, देखिए x की पावर b अपॉन में x की पावर c, मतलब क्या है, भाग में है, तो भाग में क्या बताया मैंने अभी, घातें घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और ब्रैकेट में क्या है, b प्लस सी माइनस ए, सॉरी यहाँ पर b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, इतना है। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए जब मुझे पता है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, मतलब b माइनस सी का मल्टीप्लाई b प्लस सी के साथ होगा, तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। और हमारे पास क्या गुणा करने को रह जाएगा, b माइनस सी में a का गुणा करने को रह जाएगा। तो मैं माइनस लगा के इसका गुणा कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का ab, ये हो जाएगा माइनस में जब माइनस का इंटू होगा तो प्लस का बी सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर, हमारे पहले को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस के बी सी। ऐसे ही यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर c माइनस ए है और ये कितना हो जाएगा, c प्लस ए, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब b का मल्टीप्लाई c माइनस ए में होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के बी सी और प्लस का ए बी। ठीक है, b का गुणा माइनस ए में होगा तो प्लस का ए बी, और माइनस बी का गुणा c में होगा तो माइनस के बी सी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस सी का गुणा a माइनस बी में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी और प्लस का बी सी। ठीक है, इस तरीके से बना। अब ये तीनों पावर कायम है, मैं इसको मिटा दे, सॉरी हाँ, इसको हम मिटा देते हैं। तो क्या होगा, देखिए सारी घातें अब क्या हो गई हैं, x की पावर और गुणे में है तो सब क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की कंबाइंड पावर आ जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी इंटू है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, गुणा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सब घातें जुड़ रही हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये प्लस के बी सी माइनस के बी सी से कट गए, माइनस का ए सी ए बी और ये प्लस का ए सी आएगा, सॉरी, है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए ये माइनस बी माइनस सी और ये माइनस का ए, तो ए में सी का गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस का ए सी। ये बी सी की जगह पर मेरे को लिखना पड़ेगा प्लस का ए सी। ठीक है, तो ये माइनस के ए सी से ये प्लस का ए सी कट गया, ये प्लस ए बी से माइनस ए बी कट गया। देखिए माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो सब कुछ कट गया, मतलब x की पावर कितनी बची है, 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगर आप इसको यूज ना कर पाए ना, b माइनस सी और b प्लस सी का मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर इसका गुणा इसमें ना कर पाए, तो आप एक एक का गुणा कर लेगा। पहले b का गुणा b में, फिर b का गुणा c में, फिर b का गुणा a में, फिर c का गुणा b में, c का गुणा c में और c का गुणा a में, तो उसमें आपकी एक स्टेप और बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन आंसर यही आना है, x की पावर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, समरूपता पर आधारित है। त्रिभुज ABC में BC CB को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। यदि CA बराबर 42 सेंटीमीटर, CB बराबर 28 सेंटीमीटर है तो CD किसके बराबर है। ठीक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है, SSC में आते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं ABC। ये त्रिभुज ABC हो गया, और CB को बढ़ा के कहाँ तक ले जाना है, D तक ले जाना है। और थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं, इसको बढ़ाकर हमें कहाँ तक ले जाना है, D तक ले जाना है। और इस प्रकार ले जाना है कि कोण कौन सा, ADC, ये वाला एंगल, कोण ADC ये वाला एंगल
किसके बराबर है, कोण BAC के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और अगर हम यहां पर दो त्रिभुज देखें, कौन से त्रिभुज देखें, एक तो हमारा देखें हम ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। ठीक है, ये त्रिभुज बड़ा वाला ADC और त्रिभुज ABC, तो इसमें क्या है, एक कोण बराबर है और एक भुजा कॉमन है ना, तो ये भुजा के सामने वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे कोण भुजा कोण वाली प्रॉपर्टी से इसको समरूप बना लेंगे। तो समरूपता किस किस त्रिभुज की बनने वाली, समरूपता बनने वाली है हमारी त्रिभुज DCA ले लेते हैं। त्रिभुज DCA समरूप बनेगा किसके, डी से लिया था, तो यहां कहां से लेना पड़ेगा हमें, ACB, त्रिभुज ACB। देखिए यहां पर जो कोण D था, है ना, कोण D से शुरू करते हुए हम C और A पे आए, CA को कॉमन बनाया हमने, तो क्या बना DCA। तो यहां पर हम क्या करेंगे, A लेंगे, तो A के बाद C को कॉमन बना के कहां आ जाएंगे, B में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ACB। तो ये क्या बन गई हमारी समरूपता। तो बस अब भुजाओं जो है, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, जो समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी भुजाएं कैसी होती हैं, आनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो DC के बटे में, और ये हमें कितना दे रखा है, BC बराबर कितना दे रखा है 28 और CA बराबर कितना दे रखा है 42। ठीक है, तो यहां पर हम समरूपता लगा लेते हैं। DC इसका मान हमें निकालना है, अपॉन में कितना ले लें, AC, कितना ले लें AC, क्योंकि AC का मान मुझे पता है 42 है। ठीक है, दूसरा फिर हम क्या ले लें, जैसे यहाँ DC लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा AC 42, और बटे में क्या ले लेंगे, यहाँ पे CA लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा BC, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DC जैसे हम मान लें कि DB की वैल्यू x है, तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 प्लस x, तो ये हो जाएगा 28 प्लस x अपॉन में 42, और बराबर में इसको 14 तिया 42, 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 3/2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 तिया 63, 63 में से 28 गए तो कितना हो जाएगा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 35। ठीक है, तो जब ये 35 हो गई, हमें पूछा है CD की लंबाई, तो C से यहाँ तक 35 और यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो पूरी CD की लंबाई कितनी हो जाएगी 35 प्लस 28, मतलब कितना 63। करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा कितना हो गया है 63। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये समरूपता पर आधारित क्वेश्चन था। मेरी ज्योमेट्री की एक क्लास डली हुई है, एक नहीं 3 क्लास डली हुई है, जिसमें मैंने ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, समरूपता, सर्वांग समता, है ना, समांतर रेखाएं जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा को काटती है तो बनने वाले सारे कोण, उनसे बनने वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी, है ना, सारे मैंने वहां पर कराए हैं, वृत्त, त्रिभुज, लाइन, सारे क्वेश्चन कराए, तो वहां एक बार आप जाके इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2 सही 2/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% की दर से एक धनराशि निवेश किया जाता है। यदि दी गई समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1656.64 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना, क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखिए हमें समय हमारा कितना है 2 सही 2/3, मतलब 2 वर्ष पूरे हैं और तीसरा वर्ष कितना है 2/3 है। तो जब 2 वर्ष पूरे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे वर्ष के लिए 2 और तीसरे वर्ष के लिए कितनी होती 4, लेकिन ये तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका हमें 2/3 लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो मैं एक ऐसी संख्या लूं जो 3 से कट जाए, है ना, मैं मन से मान लेता हूं कि मेरा जो मूलधन है और यहाँ पर वैल्यू भी ठीक ठाक सी आ जाए, तो मैंने मान लेता हूं 7500। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी दी हुई है 4%, तो इसका 1% कितना हो जाएगा 75। मैंने ये 7500 मन से इसलिए माना क्योंकि मेरे को 3 से काटने वाली संख्या चाहिए ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके। तो 4% पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% पे कितनी है 75, 1% पे वैल्यू कितनी है 75, तो 4% पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300 और 300 का 2/3 मतलब कितना 200, 300 का 1/3 100, तो 2/3 कितने हो जाएंगे 200। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 300 का 4%, तो 300 का 4% कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा 12, और 12 का 2/3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा इसका 4%, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 0.48, और 0.48 का 2/3 कितना हो जाएगा 1/3 16, तो 2/3 कितना हो जाएगा 0.32। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ब्याज इकट्ठा कितना हुआ है, ब्याज मेरे पास कितना इकट्ठा हो गया है, मन से मैंने माना था 7500। ठीक है, तो मेरे पास ब्याज कितना इकट्ठा हो गया 300, 300 600, 200 800, 800 और ये हो गया 820, 828, 828.32। ठीक है, तो मेरे पास ब्याज कितना आया 7500 मूलधन लेने पर 828.32 ब्याज आया है। तो मुझे, और क्वेश्चन में कितना ब्याज बोला है 1656.64, तो 1656.64 क्या है, इसका डबल है 1656.64, 828.32 का डबल है 1656, तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा डबल, तो 7500 का डबल कितना हो जाएगा 15000, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 15000। ठीक है,
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मन से कोई धनराशि मान लेते हैं। साधारण क्वेश्चन रहते तो मोस्टली मैं 10,000 मानता हूँ या 100 मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर वर्ष हमारे कितने थे, 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 का मतलब है कि एक ऐसी संख्या आएगी जो 2 तिहाई बनेगी। तो 2 तिहाई जो बनाने के लिए मैंने फिर इसको क्या किया, 7500 मान लिया। 10,000 था, 10,000 से मन से मानते हैं 10,000 मोस्टली हम लोग, लेकिन 3 से काटना था तो मैंने 7500 मान लिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं है कि हमें मन से कितना मानना है, बस हमें उसको क्वेश्चन में किस्मत ऐसी थी कि जस्ट डबल में वो फिट बैठ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने 4,000 2 वर्ष के लिए, 5,500 4 वर्ष के लिए तथा 12,000 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 10,200 रुपये प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर नहीं दी हुई है तो मैं मन से मान लेता हूं कि ब्याज की दर 1% है। मैंने मन से मान लिया ब्याज की दर कितनी है, 1% है। तो यहां पर देखिए 4,000 पर 2 वर्ष के लिए मैंने मन से माना 1% वार्षिक, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2%। तो 4,000 का 2% कितना हो जाएगा, 4,000 का 1% 40, तो 2% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। पहला मुझे ब्याज मिल गया। दूसरा मैंने यहाँ कितना है, 4 वर्ष के लिए दिया है, कितने को, 5500 रुपये को। तो 1% की दर से 4 वर्ष पे कितना मिल जाएगा, 1% है 55, तो 4% कितना हो जाएगा, 220। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया है 220 रुपये। ठीक, तीसरा हमें दिया हुआ है कि 12,000 रुपये को 6% की दर पर 6 साल के लिए दिया जाता है। तो 1% की दर से 6 साल 6 पर कितना ब्याज मिलेगा, 6%। तो 1% कितना है, 120, तो 6% कितना हो जाएगा, 720 रुपये। तो टोटल ब्याज मुझे मिला कितना, ये कितना हो गया, 300, 1020, कितना मिला, 1020। तो 1020 रुपये ब्याज मिलता है। तब ब्याज की दर कितनी है, 1%, जो मैंने मन से माना हूँ। तो 10,200 मतलब ये क्या है, इसका 10 गुना है। तो 10,200 ब्याज कब मिलेगा, जब ब्याज की दर कितनी होगी, 10% होगी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, 10%, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग हमेशा, जब भी ब्याज की दर ना दी हुई हो और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ब्याज की दर मन से 1% मान लो, कैलकुलेट करके जो हमारा ब्याज आ रहा है उसको जो क्वेश्चन में ब्याज दिया गया है उससे रिलेट करके देख लो कि वो इसका कितने गुना है या कौन सा फ्रैक्शन में है। यहाँ पे बन रहा था 10 गुना, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 10 गुना, 10%। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है इस तरीके क्वेश्चन को डील करने का। एग्जाम अप्रोच में हम ऐसे ही डील करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर और 10-17 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया इसको, जैसे 2 वृत्त हैं, ठीक, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र 1 होता है। अब बोला कि इसकी त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर। बोला इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल, अगर मैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूं तो ये जो घेरा क्षेत्रफल है ये पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लिया तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 22/7 इंटू आर प्लस आर, 25 और 27 17 कितने हो जाएंगे, 42 और r माइनस आर, 25 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 8। तो 7 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 8 48, 48 में 22 का गुणा, मतलब इकाई का अंक 6, 3 संख्याएं हैं, करना पड़ेगा 48 में 22 का गुणा। ठीक है, तो 48 में 20 का गुणा 960 और 48 में 2 का गुणा और 96, तो 6 9 6 15 की 5, हासिल का 1 0, 10,056। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन में 10,056। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, सारे एसएससी में आते हैं ये क्वेश्चन। 3 किलोमीटर की दौड़ में राजन ने अमित को 300 मीटर का आरंभ दिया, फिर भी राजन 250 मीटर से जीत गया। राजन और अमित की गति का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए 3 किलोमीटर की दौड़ थी और अमित ने 300 मीटर का आरंभ दिया है। इसका मतलब यह है कि अमित ने 300 किलोमीटर उससे कम चला है, किससे, राजन से, और फिर भी राजन कितने से जीत गया है, 250 मीटर से जीत गया है। मतलब यह है कि जितने समय में अमित ने 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर चला है, उतने समय में बी ने 300 और 250 550 मीटर कम चला है ना। एक तो 300 मीटर उससे आगे निकल गया,
ठीक। उसके बाद जब अमित पॉइंट पे पहुंच गया, जैसी जीतने वाले पॉइंट पे पहुंचा है, विनिंग पॉइंट पे पहुंचा है, तब देखा उसने कि अमित कहाँ है, 250 मीटर पीछे खड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि 300 पहले शुरू में निकल जाने देने वाले और 250 ये जीतने वाले। तो टोटल कितने, 550 मीटर जो है राजन ने उतने समय में चला है जितने समय में अमित ने ये 550 मीटर के बाद जो दूरी बची है वो चला है। तो 550 मीटर अगर हम हटा दें तो कितना हो जाएगा, 2350। ठीक है, 550 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2450, सॉरी 2450। तो देखिए समय उतना ही है जितने समय में राजन ने 3000 मीटर चला है, उतने ही समय में अमित ने 2450 मीटर चला है। तो समय निश्चित है, समय समान है, तो जो चली गई दूरियां हैं वही उसी का अनुपात क्या होगा, चाल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, 2450, तो यही इसकी चाल का अनुपात बन जाएगा। चाल का अनुपात, ये 0 से 0 काट दो, 25 से कटेगा कितनी बार, ये 12 बार, और ये कटेगा 25 से, सॉरी 5 से काटना पड़ेगा, 25 से क्योंकि 245 नहीं कट रहा है, तो 5 से ये कटेगा, 0 से 0 कट गया था, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार, है ना। 5 से बार कितनी बार कटेगा यार, ये 5 से का 30, 0 है ना, 60 बार कटेगा। और ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, बचेंगे 4, 5 9 45। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 60:49। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60:49। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है। 2500 रुपये का 88% का 13% और 2000 रुपये का 50% का 15% का योग कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2500 रुपये का हम 88% निकाल लें। ठीक है, तो 2500 रुपये का 80%, 2500 रुपये का 80%, 25 अट्ठे 200, 2000, और 8% कितना हो जाएगा, 200। तो कितना हो जाएगा ये 2200। ठीक है, और इसका 13%, कितना 13%, तो 10% हो गया 220, और 3% हो गया 66। तो कितना हो गया ये 286। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 286, प्लस और 2000 रुपये का 50%, कितना हो जाएगा 2000 रुपये का 50%, 1000, और 1000 का 15% कितना हो जाएगा 10%, 1% 10, तो 15% कितना हो जाएगा 150। दोनों को जोड़ दो, 18 15 43, 436। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 436। जिसको परसेंटेज कैलकुलेट करते नहीं आता है ऐसे फटाफट, वो हमारा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वाला वीडियो देख सकता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, √81 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 361 प्लस 8 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना, 4 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, प्लस यहाँ पे √81 को हम लिख लेंगे 9, 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 में 4.5 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2, और 2 में जब 362 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 36 दूनी 72 और 2 722, और ये प्लस के 2 मतलब कितना जाएगा ये 724। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 724। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में भी। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल आधे दिन कार्य करता है, तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और कर सकते हैं। जैसे बोला कि बी केवल आधे दिन कार्य करता है, इसका मतलब यह है कि बी ने आधा काम करवा लिया है, तो बाकी का बचा आधा काम कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ठीक है, और देखिए ए और बी का जो पूरा काम है वो कितने दिन का है, 10 दिनों का है, मतलब ए और बी के अभी 5 दिन का काम शेष रह गया है जो ए को करना है। ठीक है, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। जब पूरे काम को करने में कितना दिन लगता है, 3 गुना समय लगता है, तो आधे काम को करने में भी 3 गुना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15। एक तरीका तो ये हो गया जो हमने बेसिक मोटा मोटी समझ के इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब मोटा मोटा समझ के, मोटा मोटी नहीं है ना, लड़कियां बुरा मान जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए इसको बेसिक से हम कैसे करेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, और a अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 30, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1। तो इसका मतलब है कि b अकेला कितनी यूनिट करता है, 2। वैसे हमें b से मतलब है नहीं है क्योंकि बोला है कि b केवल आधे दिन काम करता है, मतलब 30 में से 15 यूनिट हो गई हैं, तो आधे दिन काम करता है, मतलब 15 यूनिट अभी बची हुई हैं। तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए 15 यूनिट बची है और ए कितने दिन यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 15 दिन है। एक दिन में कितनी करता है, 1 यूनिट, तो 15 दिन में कितनी यूनिट कर लेगा, 15 यूनिट। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन अच्छा था, करणी के रूप में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे
कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वर्गमूल में है, तो जब वर्गमूल में जैसे √6 इंटू √8 इंटू √7 इंटू √10 है, ठीक है। तो जब जैसे रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 2 लिखा हो तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं √10। मतलब अगर रूट के अंदर चीज़ें दी हुई हैं तो उनका क्या हो जाता है, आपस में गुणा। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 6 8 48, 48 में 10 का गुणा करेंगे 480, और 480 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 है ना, 7 9 8 7 56 की 6 हासिल के 5, और 7 चौके 28 और 5 28 और 5 33, ठीक है। तो कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 3360। तो अंडर रूट के अंदर 3360 वाला एक तो ये ऑप्शन कट गया, एक तो ये ऑप्शन कट गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं अभी भी, ठीक है। अब देखिए इस ये जो सेकंड वाला दिया है कितना दिया है, √20 अपॉन में √5 है ना। इसका मतलब ये है कि √20 अपॉन में 5, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो √4 का मान कितना होता है 2। तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, ये इसमें 8 है सेकंड वैल्यू, तो ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन बचा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा, √360, 2, √8 टाइम √432 है ना। अब देखिए जैसे आंसर तो हमको पता चल गया, लेकिन तीसरे वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका 8 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है 2 इंटू 8 टाइम √6 इंटू 8 टाइम √9 इंटू 8 टाइम √4। इसको देखिए लिखते कैसे हैं, इसको लिखता हूं मैं 2 की घात 1/8 है ना। इसका मतलब ये है इंटू 6 की घात 1/8 है ना, इंटू 9 की घात 1/8 इंटू 4 की घात 1/8, ठीक है। तो जब जैसे ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा हो a की पावर x इंटू b की पावर x, ऐसे लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ab की होल पावर x। तो ये सारे क्या है 1/8 1/8 1/8 1/8, मतलब नीचे वालों का क्या हो जाएगा गुणा। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 4 की होल पावर 1/8। तो कितना हो जाएगा ये देखिए 4 दूनी 8, 8 सिंग 48, 48 90, 48 90 कितना हो जाएगा, 48 में 9 का गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 9 8 480 में से 48 घटा दो 432, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 432 की पावर 1/8, 432 की पावर 1/8, इसका मतलब है √1/8 या √8 432, ठीक है। तो करेक्ट वाला यही बना हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्लियर करने के लिए। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेषफल 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन का बेस ये है कि ये जो संख्या है इसको हमने किसी मतलब संख्या से विभाजित करते हैं तो 75 शेष आता है, तो 24 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष आएगा। तो अगर हम ये देख लें कि ये 24, अगर ये संख्या 24 को काटती है तो जहां तक इस संख्या को विभाजित किया गया है उससे 24 से भी विभाजित हो जाएगा, और बचा हुआ 75 हम विभाजित करके देख लेंगे और फिर जो शेष बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। तो पहले मैं इसको विभाजित करके देख लेता हूं कि क्या ये विभाजित हो भी रहा है या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 से कम 24 बचेगा 3, 24 से कम 24 बचेगा 9, 24 चौके 96, तो 114 बार में इस संख्या ने विभाजित कर दिया है। तो 24 भी उसको उतने 114 गुना टाइम, जितने भी टाइम संख्या ने विभाजित की होगी एक संख्या ने, तो उसके 114 गुना टाइम पे ये इसको विभाजित कर देगा। तो बचेगा क्या, केवल 75। तो इसको हम क्या करेंगे 24 से भाग करके देख लेंगे। तो 24 दिया 72, बचेगा कितना 3, तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 3। हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन आता है तो ये संख्या इसको 100% डिवाइड करती ही करती है। इसमें अलर्ट होने की बात तब आती है जब डी या कोई भी ऑप्शन में दिखा हो कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब आप एक बार डिवाइड करके देख लेना। अगर डिवाइड नहीं हुआ है ना, शेषफल बच रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा आंसर होगा। और अगर डिवाइड कर दिया तो फिर सीधे हम इस 24 से ये जो संख्या है 75, इसको भाग करके देखा हमने, 3 बार भाग गया, बचा कितना 3, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया है 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे देखा हुआ है कि हमें देखिए दूरी वही की वही है, चाल क्या क्या दी हुई है मुझे 5 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 24 और 5। ठीक है, और यहाँ पर उसे 5 वाले में कितना समय लग रहा है 3 घंटा 36 मिनट का समय लग रहा है। तो 3 घंटा 36 मिनट मतलब कितना, 3 घंटा 180 और 36 200, तो 24 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 हो जाएगी। तो 24 90 होता है 216, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, है ना, क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n, ऐसे हम निकालते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, जहां पर n क्या है, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या है, और बराबर में हमें दिया कितना है 120, है ना। तो यहाँ पर हम रख लेंगे, तो ये 120 60 दूनी 120, 60 दिया 180, 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 6, और बराबर में कितना हो जाएगा ये 2n, तो ये 2n यहाँ आके माइनस हो जाएंगे n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर लें। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए की 25 वस्तुएं बेची तो 10% की हानि हुई। मतलब देखिए 25 वस्तुएं 2500 रुपए की, मतलब एक वस्तु वो कितने रुपए की बेच रहा है, 100 रुपए की बेच रहा है, और उसे 10% की हानि हो रही है। मतलब एक वस्तु का 90%, एक वस्तु का 90% कितना है 100 रुपए है, और बोला कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। एक वस्तु को 20% में बेचने के लिए पहले एक का मैं निकालूं 30%, तो कितना हो जाएगा ये 100/3, और फिर हम करेंगे 4 का गुणा, तो कितना जाएगा एक का 120%, बराबर कितना हो जाएगा ये 400 के बटे में 3। ठीक है, 20% लाभ पर बेचने के लिए हमें एक वस्तु के 120% पे वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक वस्तु 20% लाभ पर बिक रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, एक का 120%, मतलब एक का 20% लाभ वाला मूल्य कितना आया है 400 के बटे में 3, और हमें कितने रुपए की वस्तु बेचना है 2400 की, तो 2400 में कितनी वस्तु बिकेंगी, जब एक का मूल्य इतना है तो 2400 में कितनी बिकेंगी, तो कितना हो जाएगा 2400 के बटे में 400/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 400 से कट जाएगा 6 बार, तो 6 कितना हो जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 18 वस्तु। ठीक है, इसको हम वस्तुओं से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब 842 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है, x के कितने मान संभव हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 842 को एक धनात्मक संख्या से पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 10 आता है। तो शेषफल 10 आने का मतलब क्या है, अगर हम 10 हटा दें तो संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या पूर्ण तरीके से जो विभाजित हो रही है वो कितनी है 832। तो x के ऐसे कितने मान हैं कि वो 10-10 क्या दे रहे हो शेषफल दे रहे हो। तो इसके क्या करेंगे हम गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 416 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 208 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 104 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 52 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 26 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब 13 से हम 832 को डिवाइड करेंगे तो 13 832 को डिवाइड कर देगा, 13 दूनी 26 को डिवाइड करेंगे तो 832 को डिवाइड कर देगा, 52 से डिवाइड करेंगे तो कर देगा, 104 से करेंगे कर देगा, 208 से करेंगे करेगा, 216 से 416 से करेंगे तो कर देगा। इसका मतलब यह है कि ये सारे जो हैं वो इस 832 को डिवाइड कर देंगे, और जब उसको हम 842 को भाग देंगे तो 10 शेष बचने लगेगा। लेकिन 10 शेष बचाने के लिए हमें भाग जो है हमेशा 10 से बड़ी संख्या से देना पड़ेगा। जैसे मैं किसी संख्या में 5 से भाग दूं तो शेषफल या तो 5 से छोटा होगा या शेषफल होगा ही नहीं, है ना। जैसे 10 से भाग दूंगा तो 10 शेषफल 10 से छोटा होगा या शेषफल होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मुझे शेषफल 10 बचाने के लिए हमें 10 से छोटे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गुणनखंडों की संख्या निकाल लूं। तो ऐसे 13 26 52 ऐसे गिनने से अच्छा है ये किसका एक तरीका होता है कि 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको 2 की पावर 6 और बाकी क्या है 13, है ना। 13 एकम 13, है ना। तो 13 की पावर कितनी है 1, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो इसको लिखेंगे हम 6 और 1 7, और 1 और 1 कितना, दोनों एक एक बढ़ाएंगे, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो कितने गुणनखंड बनेंगे इसके 14। ठीक है, लेकिन कुछ गुणनखंड ऐसे होंगे जो 10 से छोटे होंगे। तो देखो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो होगा 2, फिर होगा 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, है ना, और एक और होगा तो वो कितने हो जाएंगे 4। तो 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 10 से छोटे हैं। तो यहां पर गुणनखंडों की कुल संख्या 14 ना होकर कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि हमें शेषफल 10 आना चाहिए तो भाग हमें 10 से छोटी संख्याओं से देना पड़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। अच्छे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे जब तक उनको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश और रमेश एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं
सुरेश रमेश की गति की 5/6 गति से चलता है तो वह सुरेश से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सुरेश द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5/6 की गति से चलता है तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 5:6, है ना। कौन चलता है, रमेश की गति से, तो ये हो जाएगा रमेश और ये हो जाएगा सुरेश। ठीक है, अब बोला है कि सुरेश से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सुरेश से समय में जब हम समय का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6:5। तो कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है, देखिए इसने समय कितना ज्यादा लिया, एक रेशियो ज्यादा लिया और समय कितना ज्यादा लिया है 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लिया है। हमसे किसका पूछा है, सुरेश का, तो सुरेश का समय कितना है 6 रेशियो, सुरेश का समय कितना है 6 रेशियो, तो 1 पे वैल्यू 1 घंटा 15 मिनट है, तो 6 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का गुणा, तो देखिए 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 घंटा आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15×6 90, 15×6 90 का मतलब क्या है 1 घंटा और 30 मिनट और, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 और 1 7 घंटा 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 घंटा 30 मिनट, 7 hours and 30 minutes। इस तरीके से इसको करेंगे। चलिए ये एक सिंपल सा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 724 आया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, है ना, और जेल प्रहरी का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था वन विभाग और जेल विभाग का, जो MPESB द्वारा कराया गया था, ये 2023 का एग्जाम है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एग्जाम है जो अभी MPESB द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है ना। हम तो मध्य प्रदेश सरकार बोलना शुरू कर देते क्योंकि न जाने कितने बोर्ड चेंज होते रहते हैं इनके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको आयोजित कराया गया है और इसके बाद जो एग्जाम हुए हैं वो जो है MP पुलिस के लेवल के नहीं है, वो सब अलग अलग लेवल के एग्जाम है, उनका पैटर्न अलग है, उनका सिलेबस अलग है। तो ये जो एग्जाम हुआ था हमारा ये MP पुलिस और इसका सिलेबस एक जैसा है, एग्जाम के पैटर्न भी लगभग एक जैसा है, तो ये लेटेस्ट हुआ है, तो इसी तरीके के पेपर बनने की संभावना है, इसलिए मैंने इस पेपर को आज यहाँ पे सॉल्व करवाया है और अच्छे लेवल का पेपर आया था, तो इसलिए हमें इस लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, मैं इसका एक अभी और पेपर लेकर आऊंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको शो होती रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।